एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन? इफ द, सुन ले भाई, इफ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू द एटमोस्फेयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर एटमोस्फेयर से लाइट अगर रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों होता है अभी बताएंगे हम। तो देखो यहां पे, तो इफ द रिफ्रैक्शन take place if the refraction take place through the atmosphere is known as atmospheric रिफ्रैक्शन। बता दीजिए, इतना बात क्लियर है तो। अब क्यों होता है ध्यान से सुनिए। जब लाइट सूरज से निकल करके या फिर स्टार से निकल करके, मैंने जहां से भी, जो भी सोर्स है लाइट का, जब स्टार से निकल करके लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डेंसिटी में बदलाव होता है। गर्म हवा रेयरर होता है और ठंडा हवा डेंसर होता है। अरे बात समझ में? और ये गर्म हवा ठंडा हवा कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटी वाले एयर हैं, जिसके वजह से, अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा, लाइट बार बार क्या होगा, बेंड करेगा। और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन ये बेंडिंग ऑफ लाइट किसके वजह से हुआ? एटमॉस्फेयर के वजह से हुआ। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर दैट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बोलो क्लियर है इतना बात? तो देखो, तो क्या हम जानते हैं क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब कोल्ड एयर भी है और हॉट एयर भी है। कोल्ड एयर और हॉट एयर, हॉट एयर रेयरर होता है और कोल्ड एयर डेंसर होता है। एक और बात ध्यान से सुनो इधर। जैसे मान लो ये धरती का सरफेस है और दिन के टाइम पे सूरज की गर्मी की वजह से धरती का सरफेस क्या हो गया बेटा? गर्म हो गया। तो इसके ऊपर वाले जो एयर है ना, इसके ऊपर वाले जो एयर है ना, ये क्या करते हैं, इस हीट को लेकर के और ये क्या हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग, क्या इसको बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ध्यान से सुनो। सूरज के गर्मी की वजह से धरती का सरफेस क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद से जो इसके ऊपर वाला एयर है ना, वो उस हीट को लेकर के ऊपर चला जाएगा और वो जगह खाली हो जाएगा ना, तो उस जगह को भरने के लिए ठंडा हवा नीचे आएगा। अरे बात समझ में? तो ये गर्म हवा ऊपर गया तो हॉट एयर ऊपर चला गया, और जो ऊपर गया है वो बाद में ठंडा हो करके फिर से ये क्या होगा, नीचे आएगा। फिर से ये गर्म होकर के ऊपर जाएगा, ठंडा होकर के नीचे आएगा, गर्म होकर के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा। अरे बात समझ में? अब हम जानते हैं कि हॉट एयर का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है और कोल्ड एयर का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रेयरर और डेंसर का निर्माण होता है। और रेयरर और डेंसर में जब लाइट बैंड करेगा, मैंने जब इंटर करेगा, तो ऑब्वियसली उसमें बैंड होगा, और उसी बैंडिंग को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। बता दो इतना बात, ठीक है? तो अब ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई। और ये मान लो कि ये एटमॉस्फेयर है। क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी चारों तरफ राउंड किए हुए है। ध्यान से सुनना बाबू। देखो, ये सूरजा, सीज सीज
कहा मुरली सर का नाम हंसवा रहा है। चलो सुनो, देखो इधर। अच्छा ये तो वैक्यूम है, बोलो ये वैक्यूम है। वैक्यूम में लाइट तो सीधे जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से, लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर में घुसेगा माने जाएगा, तो क्या इसमें डेंसिटी में बदलाव होगा? लेकिन एटमॉस्फेयर में और भी नहले पे दहला के इसमें भी गर्म ठंडा है। अरे बात समझ में? तो बार बार मुड़ेगा और फाइनली ये मुड़ के और हमारे आंखों तक पहुंचेगा। बोल दो पहले इतना बात क्लियर है। अरे हाँ या ना? तो इसी बेंडिंग को तो क्या नाम देते हैं? पहला बात कि जब एटमॉस्फेयर से बाहर रहता है तो कोई वहां पे मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, तो वहां लाइट तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आता है। लेकिन जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वैक्यूम के कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर एक डेंसर मीडियम का काम करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बावजूद भी हॉट और कोल्ड एयर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार रिफ्रैक्शन होता है, बार बार बेंडिंग होता है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद से देखो, ध्यान से समझो, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से कुछ नेचर में कुछ नेचुरल फेनोमेना देखने के लिए मिलता है, यानी कि सम फेनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब वो क्या है, ध्यान से समझो। पहला कि स्टार का पोजीशन चेंज हो जाता है। मतलब जहां स्टार है ना, स्टार वहां दिखता ही नहीं है, वो जहां दिखता है वो वहां है ही नहीं। तो रिफ्रैक्शन के वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से स्टार अपने जगह पे नहीं दिखते हैं। तो ये पहला फेनोमेना हमें देखने के लिए मिलेगा और इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग। दूसरी बात कि अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, क्या बोले बेटा हम लोग? अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट दूसरा फेनोमेना हमें देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा फेनोमेना हमें देखने के लिए मिलेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और चौथा फेनोमेना देखने के लिए मिलता है कि ये जो सूरज है ना, हॉरिजन पे जब डूबता है ना, उस टाइम पे ये थोड़ा सा, ये सूरज के जो डिस्क है वो स्क्वीज्ड नजर आता है। स्क्वीज्ड का मतलब थोड़ा सा चिपटा हुआ नजर आता है। कब? जब डूबता है तब। तो ड्यूरिंग, या ऐसा लिखेंगे, स्क्वीज्ड सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये चार चीज आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दो गो तो डिटेल में समझाया भी है और दो गो क्वेश्चन के तौर पे छोड़ दिया है, तो उसको आपको करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ये तो फिगर में दिया हुआ है भाई साहब, ये वाला फिगर में समझाया हुआ है एनसीईआरटी में, टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है। ये वाला दो गो दिया हुआ है और ये लास्ट में क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया है। सुनना ध्यान से। पहले तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ फेनोमेना हमें देखने के लिए मिलता है, और वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कौन कौन सा फेनोमेना है? स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देते हैं। पहला, जहां स्टार दिख रहा है ना वो वहां पे है ही नहीं, वो उस जो देख रहे हैं वो उसका अपेरेंट पोजीशन है। अपेरेंट मतलब फाल्स होता है, झूठा होता है। अरे बात समझ में? जहां है एक्चुअल है, जहां एक्चुअल में है दैट पोजीशन इज कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन, लेकिन जहां दिखता है दैट इज नॉट एक्चुअल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन।
तो दिस इज अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। सूरज पहले ही उग जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से और बाद तक उगा रहता है, तो दैट इज कॉल्ड डिले सनसेट। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी है। तो तारे टिमटिमाते हैं तो प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सूरज टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसमें, क्रॉस क्वेश्चन है इस पे। फिर ये कह रहा है कि जब सूरज डूबता या उगता है ना, तो उस टाइम पे जो इसका, देखो इसका मतलब क्या है, ये सन है, ये क्या है बेटा, सन है। तो जब सूरज उगता या डूबता है ना, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, वो इस तरीके से ना होकर के ये थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा स्क्वीज्ड दिखाई देता है। स्क्वीज्ड का मतलब होता है चपटा, अरे बात समझ में, तो वो ऐसा। तो सन डिस्क जो है सूरज के उगते या डूबते टाइम स्क्वीज्ड दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो इस पे हमारी बात होगी। बता दो पहले, इतना बात क्लियर है कि नहीं, लिखो इसको। निकला होगा, आया नहीं। आर्यन आया है, आया है। देखो तो सेरेबेलम काम कर रहे हो उसका। कैसे चेक कर रहे हो, एक आप बुलवा के देखो। चलिए, ये एटमॉस्फेयर है भाई साहब, उधर जुगलबंदी चल रहा है। सुनना, सुनो, देखो अगर मान लीजिए ये सूरज है, तो ये जब लाइट आता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, देखो जरा, जब ये हमारे लाइट एटमॉस्फेयर के पहले तक लाइट तो स्ट्रेट रहता है, अरे बात समझ में, लेकिन ध्यान से सुनो, तो इसको ऐसे ना बना करके ऐसे बनाया जाए। देखो ये मान लीजिए स्टार है, स्टार है, स्टार, सूरज है ना, रुको, थैंक्स टू माई ड्रॉइंग, थैंक यू बोलो। देखो यहां से जो लाइट आता है ना, आता है ना, लाइट आता है या आती है, ठीक है, वहां से निकली और यहां तक आई तो सीधे आई, लेकिन जब इसमें आई तो वो मुड़ गई ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहां पे अगर कोई बंदी बैठ के देखे इसको, तो ये वो स्टार वहां नहीं दिखाई देगा, ये स्टार कुछ यहां दिखाई देगा मामू, यहां दिखाई देगा। यानी जहां स्टार होते हैं वो स्लाइटली हायर दिखाई देते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब उसका अपेरेंट, ये उसका अपेरेंट पोजीशन है और ये इसका एक्चुअल पोजीशन है। क्या ये पहली वाली लाइन समझ में आई? अपेरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन की कहानी समझ में आई। क्यों होता है ऐसा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। मोबाइल है, अच्छा ठीक है, देखो इधर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन। तो स्टार कभी भी अपने एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? और कहां दिखाई देते हैं? थोड़ा सा ऊपर, जहां होते हैं वहां से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। अब बताओ, बगुला को अगर मछली पकड़ना हो, चाहे फिशरमैन को अगर मछली पकड़ना हो, तो जहां मछली दिखाई देती है वहां चोंच मारना है या उसके नीचे चोंच मारना है? क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के वजह से वो उसके अपेरेंट पोजीशन पे दिख रहा है, जहां है वहां दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बस समझ में, जहां दिख रहा है वो वहां पे है ही नहीं, वो थोड़ा सा नीचे है, एक्चुअली वो थोड़ा नीचे है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जहां लौक रहा है वहां चोंच मारिएगा तो क्या हो जाएगा? भाग जाएगी। इसलिए आपको कहां चोंच मारना है? चल लिख ले, लिख लीजिए।
हाँ यही बनाना है तो कब नहीं गए मैं बस टेम्पू। के लास्ट बार सूरज कब दिखाई देगा? होरिजिन के दूसरे एंड पे, मतलब पूरब में जो होरिजिन होगा तो सुबह में हमको वहां दिखाई देगा, और लास्ट में जो सूरज जब डूबेगा तो लास्ट टाइम होरिजिन कहाँ, किस होरिजिन पे? वेस्ट वाले होरिजिन पे हमें दिखाई देगा। बोलो इतना बात क्लियर है तो? अरे हाँ हाँ। अच्छा ध्यान से देखना। अब ऐसा क्यों होता है वो हम बता रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। हम बोल रहे हैं कि सूरज, हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े कि जो स्टार जहां होता है ना वो वहां नहीं दिखाई देता है, वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? और ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनना, होरिजिन पे ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि होरिजिन पे जब स्टार रहते हैं ना तो उससे आने वाला लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमारे तक आने के लिए लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। और जो हमारे, और जैसे जैसे होरिजिन से इधर हेड की तरफ आने लगता है तो इसको हमारे एटमॉस्फेयर में कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। अब अगर हम इसको बना दे ऐसा कुछ करके, ये एटमॉस्फेयर बना दे और एक बंदे को हम यहां खड़ा कर दें, ये बंदा है, तो अगर सूरज से रोशनी यहां से आएगी तो केवल इतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल की है। लेकिन जब सूरज की रोशनी यहां से आएगी ऐसे कुछ करके तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अरे बस समझ में, ज्यादा एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उनको, जिसके वजह से ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, और ज्यादा रिफ्रैक्शन की वजह से इनके पोजीशन में भी ज्यादा बदलाव होगा, जिसके वजह से वो थोड़ा सा ऊपर दिखते हैं। मामला तो यही है कि रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार थोड़ा अपने हायर पोजीशन पे दिखते हैं। अब टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनना। देखो देखो बाबू, ये हमारी अर्थ और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर, और ये रहा हमारा होरिजिन, और ये रहा कोई बंदा खड़ा। बता दो पहले, इतना बात क्लियर है तो? ठीक है? अरे ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो सूरज यहां है, ध्यान से सुनो, अगर मान लो सूरज यहां पे है, ये सन है होरिजिन के नीचे, तो अगर होरिजिन के नीचे है तो रात है, होरिजिन तक आया तो सुबह हुआ, और जब तक इस तरफ होरिजिन की तरफ नहीं गया तब तक दिन रहा, और फिर होरिजिन से छुप गया तो रात हो गया। फिर ऐसे ही होता रहेगा। तो जब सूरज निकलता है इसका मतलब यह है कि होरिजिन पे आ गया, सुबह हो गया, और क्रॉस करते 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 इधर जाके डूब गया तो सूरज का लाइट नहीं आ पाता है धरती तक, तो हम कहते हैं कि रात हो गई। डूबना उगना, दिन रात, ये तो क्लियर है। तो जब ये सूरज की रोशनी हमारे आंखों तक आती है तो कई बार रिफ्रैक्शन होता है। क्या बोलते हैं बेटा? कई बार क्या होता है? रिफ्रैक्ट होकर के लाइट आता है हमारे आंखों में। इतना क्लियर है? तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट हमारे आंखों में आ रहा है, जिसके वजह से हम इसका इमेज यहां देख पाते हैं, सूरज का इमेज वहां देख पाते हैं। सूरज एक्चुअली में है यहां, लेकिन वो दिखाई आपको यहां दे रहा है। बोलो क्लियर है इतना बात? अगर यहां होगा तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, यहां होगा तो थोड़ा सा और ऊपर दिखाई देगा, यहां होगा तो थोड़ा सा और ऊपर दिखाई देगा। तो ये सूरज है होरिजिन के नीचे। सूरज कहां है बेटा? होरिजिन के नीचे।
लेकिन आपको रिफ्रैक्शन के वजह से सूरज कहां दिखाई दे रहा है? होरिजिन के पास दिखाई दे रहा है, यहां पे। और यहां से यहां अभी एक्चुअल पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का टाइम लगेगा अभी। तब तक जब जब ये एक्चुअल सूरज यहां आएगा तो इसका इमेज थोड़ा ऊपर बनेगा, इसका इमेज थोड़ा और ऊपर बनेगा। तो क्या सूरज एक्चुअली में है कहां? यहां पे। अरे बात समझ में? लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सूरज आपको दिख कहां रहा है? होरिजिन पे। लेकिन क्या वो एक्चुअल है सूरज? नहीं, लेकिन आपको दिखाई तो दे रहा है। तो सूरज अभी उगा नहीं है, सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन आपको उगा हुआ सूरज दिख रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज। क्या बोलते हैं? अर्ली सनराइज। और ये 2 मिनट पहले हो गया, तो इसको क्या बोला हमने? अर्ली सनराइज। बता दीजिए पहले, इतना बात क्लियर है? एक बार अर्ली सनराइज फिर से। सूरज होरिजिन के नीचे है, होरिजिन के नीचे तो यहां पे भी हो सकता है सर। तो यहां से जो लाइट आएगा वो हमारे आंखों तक नहीं आएगा, ये धरती के किसी दूसरे पार्ट से टकरा करके इधर उधर हो जाएगा। अगर थोड़ा और होरिजिन के ऊपर थोड़ा और जाते हैं तो वो भी लाइट नहीं आ रहा है हमारे आंखों तक, टकरा रिफ्रैक्शन के बाद से भी नहीं आ रहा है। थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं तो अब यहां से रिफ्रैक्शन के बाद से हमारे लाइट हमारे आंखों तक आ रहा है। तो इसका इमेज बन रहा है यहां पे, माने होरिजिन के पास बन रहा है, लेकिन सूरज है यहां पे, लेकिन दिखने लगा हमें यहां पे। अरे बात समझ में? तो सूरज को यहां से यहां आने में अभी भी 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन 2 मिनट पहले ही हमको सूरज दिख गया। तो हम इसको कह रहे हैं कि सूरज दिख गया मतलब सूरज राइज हो गया, लेकिन 2 मिनट पहले ही राइज हो गया। तो हम इसको क्या नाम देंगे? अर्ली सनराइज नाम देंगे। और ये होरिजिन पे ज्यादा ऐसा होता है क्योंकि होरिजिन पे लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना, वैसे 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 इनकी दूरी कम होते जाएगी। और जब ये सूरज यहां आ जाएगा तब इस एकदम माने इसके एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन दोनों ही एक ही जगह पे लाइज करेंगे। तो इसमें आपको दिखाई महसूस नहीं होगा कि क्या है और क्या नहीं है। बोल दो इतना बात, ठीक है? अरे हाँ या ना? तो इसको क्या नाम दिया हम लोग? अर्ली सनराइज। अर्ली सनराइज का मतलब हो गया कि सूरज पहले ही उग गया, उगा नहीं है लेकिन आपको दिख रहा है सूरज, तो आपको लग रहा है सूरज उग गया, लेकिन वो वहां पे है नहीं, उसके अपेरेंट पोजीशन के वजह से आपको दिख रहा है। और इसको कहते हैं अर्ली सनराइज। कितने मिनट पहले दिख जाता है? सूरज के एक्चुअल उगने से कितने मिनट पहले ही आपको सूरज दिख जाता है? 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। तो इसको नाम देते हैं हम लोग अर्ली सनराइज। अब इधर से होते 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 यहां आएगा, और इधर से होते 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 इधर बढ़ेगा। अरे बात समझ में? और सूरज यहां डूब भी गया, सूरज यहां आ गया दूसरे तरफ, सूरज एक्चुअली में चला गया, होरिजिन के नीचे चला गया, लेकिन लाइट हमारे आंखों तक, लेकिन लाइट हमारे आंखों तक रिफ्रैक्शन की वजह से आई, और आप इसका इमेज ओरिजिन पे दिखे। तो सूरज तो चला गया है, लेकिन अभी भी इसका पोजीशन अभी भी आपको वो दिख रहा है। फिर ये सूरज थोड़ा और इधर जाएगा तो ये थोड़ा सा शिफ्टमेंट और इधर होगा, और फाइनली ये डूब जाएगा। अरे बात समझ में? एक्चुअल सूरज तो पहले ही डूब गया था, लेकिन सूरज के डूबने के 2 मिनट बाद तक आपको सूरज दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं डीले सनसेट। मैंने सनसेट में डीले हो गया, और इसकी भी टाइम कितनी है बेटा? 2 मिनट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट उधर बढ़ा और 2 मिनट इधर बढ़ा। अगर ये ना होता तो 4 मिनट दिन कम होता। दिन माने 24 घंटा में होता नहीं, दिन दिन सूरज उगना और डूबने की बात कर रहा है। अरे सूरज उगता है तो दिन स्टार्ट होता है, सूरज डूब जाता है तो दिन खत्म हो जाता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना होता तो 4 मिनट दिन क्या हो जाता? कम हो जाता। बताओ पहले इतना बात क्लियर है? डिले सनसेट और अर्ली सनराइज, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो सूरज उगते टाइम अभी उगा नहीं रहता है, तभी हमें सूरज दिख जाता है। और डूबने के जब एक्चुअली में डूब जाता है तो डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें सूरज दिखाई ही देता रहता है।
तो उधर अर्ली हो गया, पहले ही उग गया, और इधर बाद तक उगा रहा, तो दैट इज कॉल्ड डिले सनसेट। और इसके इसमें 2 मिनट और इसमें 2 मिनट फर्क की वजह से कितना आपको लगता है? 4 मिनट। बोलो क्लियर है इतने बात? तो ये कि जो देखो ये जो सूरज का फेस दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं? सन डिस्क। इस सूरज का जो फेस दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा? सन डिस्क। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो डिस्क ऐसा है, वो हमें ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये ऐसा ना दिखाई, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हमें थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है, यानी ऐसे गोल पूरा ना दिखाई दे करके थोड़ा सा ओवल दिखाई देता है। मैंने नीचे वाला सरफेस जो है ना वो थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है, ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला थोड़ा सा चपटा हो जाता है। ऐसा लगता है सूरज को कोई दाब दिया है नीचे से। अरे बस समझ में? तो ये जब दबने के बाद से ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है, तो ये ओवल शेप दिखता है, ओवल शेप दिखता है। क्यों ऐसा ओवल शेप दिखता है बेटा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एक कैसे होता है वो उसको देखते हैं। हम बोले कि सूरज का जो ऐसे दिन में जो फेस देखिएगा ना, तो वैसा डिस्क जैसा दिखाई देगा, गोल सा स्फेरिकल दिखाई देगा। सूरज आग का गोला है, गोल है तो गोला है। लेकिन जब डूबेगा ना तो थोड़ा सा नीचे के तरफ से बैंड दिखाई देता है, और नीचे के सरफेस दबने की वजह से वो थोड़ा सा ओवल शेप ले लेता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि सूरज स्क्वीज दिख रहा है या ओवल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बोलो पहले इतना क्वेश्चन समझ में आया कि क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है? तो हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि वाई सूरज सीन ओवल और स्क्वीज्ड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। बताओ पहले ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्या मतलब है बाबू? छोटू लाल बताओ तो, छोटू बताओ। सूरज को डूबने में और सूरज को उगने में कितने मिनट का टाइम इंटरवल होता है? दोनों मिला के कितने मिनट का टाइम? और उगने में और डूबने में? ये सूरज होरिजिन पे हमें पहले ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? एक्चुअली में वहां है नहीं, लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे देता है। क्यों? और डूबने के बाद तक दिखाई देते रहता है। क्यों? हाँ, तो कितना मिनट बाद तक दिखाई, सूरज के डूबने के कितना मिनट बाद तक दिखाई देते रहेगा? 2 मिनट। और उगने के कितना मिनट पहले तक दिखाई देते रहेगा? 2 मिनट। बैठ जाओ। तो वाई सन सीन ओवल और स्क्वीज ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। ध्यान से देखना, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, और ये रहा हमारा होरिजिन। दिस इज आवर होरिजिन। बता दीजिए, क्लियर है इतना बात? ध्यान से, जब सूरज डूबता है ना, ये हमारी अर्थ, ये हमारा क्या हो गया? होरिजिन। और ये सब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। और ये रहा हमारा सूरज, और ये रहा एक बंदा। बोल दो क्लियर है तो। यहां ध्यान से सुनना, यहां से जो लाइट आएगा हमारे आंखों में, इस वाले पोर्शन से जो लाइट आएगा हमारे आंखों में, और इस पोर्शन से जो लाइट हमारे आंखों में आएगा, इन दोनों के रास्ते में अलग अलग तरीके का डेविएशन हुआ रहेगा। और सूरज जहां है उसके पोजीशन से थोड़ा ऊपर ये दिखाई देता है। तो क्या, ध्यान से सुनना,
क्या इस वाले पोर्शन का ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर दिखाई देगा? ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा बेटा? क्योंकि इसमें ज्यादा डेविएशन हुआ है, थोड़ा ऊपर ये ज्यादा दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना। और इसके कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा कम डेविएशन हुआ है तो ये थोड़ा कम ऊपर दिखाई देगा। बोलो, तो जो पोर्शन यहां है वो पोर्शन आपको यहां दिखाई देगा, ऐसा ये सूरज दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ से दबा हुआ, इधर आएगा तो नीचे की तरफ से उठा हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्यों ड्यू टू रिफ्रैक्शन? क्योंकि ऊपर से जो लाइट रेज आ रहा है वो कम डेविएट है, क्योंकि उसके रास्ते में कम एटमॉस्फेयर पड़ रहा है, और नीचे वाले तो ज्यादा डेविएट हो रहा है। तो ज्यादा डेविएट हो रहा है तो कंपैरेटिवली ये कम और ये ज्यादा, तो इसके पोजीशन में थोड़ा ज्यादा शिफ्टमेंट है और इसके पोजीशन पे थोड़ा कम शिफ्टमेंट है, तो ओवरऑल थोड़ा सा ये ऐसा दिखाई देगा। बोलो क्लियर है इतना बात? तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा दिखाई, अगर देखें तो ऊपर वाला तो वैसे ही है लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देगा ऐसा, और इसी को क्या कहा गया? स्क्वीज्ड सन या ओवल। बोलो बोलो क्लियर है इतना बात? तो बताओ कि सूरज जब होरिजिन पे होता है डूबते टाइम या उगते टाइम, तो उसका शेप ओवल क्यों हो जाता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि सूरज वैसे तो बड़ा है ना सूरज, तो सूरज का जो निचले एरिया माने निचले सरफेस से जो रेज आ रहा है वो हमारे आंख तक ज्यादा एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आ रहा है, जिसके वजह से उसमें ज्यादा डेविएशन हुआ है, और ऊपर वाले से कम हुआ है, जिसके वजह से निचला वाला सरफेस थोड़ा सा ऊपर ऊपर दिखाई देगा, और निचला वाला सरफेस थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा नीचे से कोई दबा दिया है इसको, और नीचे से दबने के बाद से ये थोड़ा सा ओवल स्ट्रक्चर ले लेता है। और इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बता दो क्लियर है तो? उसी को टिमटिमाना बोलते। बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाओ। तो ज्यादा टिमटिमाहट जो होरिजिन के तरफ स्टार होते हैं ना, वो ज्यादा टिमटिमाते हुए दिखते हैं एज कंपेयर टू हेड वाले स्टार। हेड वाले स्टार समझ रहे हैं ना? जो हमारे हेड के ऊपर जो स्टार है वो कम टिमटिमाते हैं, लेकिन जो होरिजिन के तरफ स्टार है वो ज्यादा टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वो लाइट हमको हमारे आंख तक आते आते क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है कंपैरेटिवली जो ऊपर है, इसके वजह से। तो ज्यादा स्टार कौन से टिमटिमाते हुए नजर आएंगे आपको? ओरिजिन वाले। और जो हमारे पोल के तरफ है मतलब हेड के तरफ है वो स्टार उतने चमकते हुए दिखाई। तो पहले के जमाने के जो लोग होते थे वो पोलर स्टार समझ रहे हो ना, या जो हमारे हेड के ऊपर जो स्टार है ना उनको एज ए वो जब ट्रेवल करते थे ना तो स्टार का पोजीशन देख करके वो डायरेक्शन का अंदाजा लगाते थे। पहले कंपास भी नहीं था, कंपास का भी होने के पहले की बात कर रहा है। तो पहले लोग सूरज को देख करके, अरे बात समझ में, दिन और रात का अंदाजा लगाता था, चंद्रमा को देख करके मंथ का अंदाजा लगाता था, तारों को देख करके डायरेक्शन का अंदाजा लगाता था कि अगर ये तारे यहां हैं तो किस डायरेक्शन में। पोल स्टार पोलर रीजन में है, अरे बात समझ में, मैंने नॉर्थ पोल के तरफ है, तो जिधर वो पोल स्टार दिखेगा उधर हम समझ जाएंगे कि वो वाला इलाका नॉर्थ है और उसके अपोजिट वाला साउथ है। अरे बोलो हाँ या ना? तो स्टार को देख करके डायरेक्शन पता लगाते थे, लेकिन उसके बाद मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद कंपास बना, तो अब कंपास से लोग डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं। अब तो फोन आ गया, फोन में ही कंपास है, अरे बात समझ में, वही बता देगा कि आपको मैग्नेट लेने की भी जरूरत नहीं है, कंपास लेने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है वैसे वैसे तो हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, ये अर्थ है और अर्थ पे ये मुंडा, एक मिनट, मुंडे का पैर जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, और वो ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम ले आते हैं जमीन पे, वो थोड़ा सा लंगड़ा मुंडा है। कैसा है? लंगड़ा, लंगड़ा के चलता है। इसके आंखें भी है
प्यारी सी आंखें, नहीं बिल्कुल नहीं, दो ही पैर होता है और दो हाथ भी। सुनो इधर, और ये उसके क्या है बाबू, बोलो। सॉरी, तो एटमोस्फेयर से भी ऊपर देख रहे हैं, क्या ऊपर तक है, और ऊपर तक है भाई, एटमोस्फेयर काफी ऊपर तक है। सुनो, जो स्टार के लाइट आते हैं यहां पे ध्यान से सुनना, एटमोस्फेयर में एटमोस्फेयर के डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। क्या बोले हम, एटमोस्फेयर का डेंसिटी कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। क्यों, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, और ये कंटिन्यूअस होते रहता है। और ये काम दिन के समय पे तो होता ही है, रात के समय पे भी होता है ये काम। अरे बोल भाई। दूसरी बात कि धरती भी अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहती है, तो उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर भी रोटेट करते रहता है। इसके वजह से अगेन धरती का एटमॉस्फेयर स्टेशनरी नहीं है, वो भी चेंज होते रहता है। बता दो पहले, इतना दो बात क्लियर है। क्या बात क्लियर है, हम बोल रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझने के लिए हमें दो बात पे ख्याल रखना है। एक तो धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इनकी डेंसिटी हमेशा चेंज होते रहते हैं। पहला तो गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, एक तो ये हो गया। और धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो साथ साथ एटमॉस्फेयर भी रोटेट करते रहता है। अरे बात समझ में, तो अगेन जो हवा यहां है रोटेट करने के बाद वो हवा यहां आ जाएगा, वो हवा यहां आ जाएगा, तो अगेन डेंसिटी में चेंजेस होगा। बोलो क्लियर है इतना बात। तो धरती के एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं होने के वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। धरती का डेंसिटी कम है तो कम रिफ्रैक्ट करेगा, बोलो। और धरती का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर वहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, तो कम रिफ्रैक्ट करेगा तो ज्यादा लाइट आएगा, और ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा तो कम लाइट आएगा। मतलब लाइट के हमारे आंखों तक आने में भी कम ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन भी कम ज्यादा हो रहा है। बोलो क्लियर है इतना बात। जिसके वजह से अगर लाइट कम हमारे आंखों तक पहुंचेगा तो हमें फेंट दिखाई देगा, फेंट मतलब मध्यम दिखाई देगा। ज्यादा हमारे तक आंखों तक आएगा तो चटकार दिखाई देगा, कम दिखाई देगा चटकार दिखाई देगा। और यही कम चटकार यानी कम ज्यादा दिखाई देना ही क्या कहलाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहलाता है। बता दो क्लियर है तो इतना बात। क्या क्या बात बोले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, क्या क्या बात बोले हैं। हम बोले हैं पहली बात कि स्टार इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार क्या है बेटा, इतना दूर है कि वो हमको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लगता है। माने वहां से जो लाइट आ रहा है वो लाइट का एक छोटा सा सोर्स लगता है। वहां से जो लाइट आता है और हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद से एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होने की वजह से कम ज्यादा रिफ्रैक्ट होते रहता है, जिसके वजह से हमारे आंखों तक लाइट जो आ रहा है वो भी कम ज्यादा आएगा, जिसके वजह से उसके ब्राइटनेस में भी कम ज्यादा होगा। और यही चीज क्या कहलाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहलाता है। बताइए हम क्या क्या बात बोले। पहला तो स्टार इज ए पॉइंट सोर्स, बोलो खड़ा हो जाओ। एटमॉस्फेयर का जो सिचुएशन है वो कैसा है, स्टेशनरी है या वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि धरती घूमती है तो एटमॉस्फेयर भी घूमता है, जिसके वजह से ऐसा है। और दूसरा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, तो डेंसिटी में अगेन चेंजेस है। खाली यस सर कहना, आगे बोलो। बोल बाबू क्या बोले हैं हम, ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्शन कम ज्यादा होने की वजह से
लाइट भी हमारे तो कम, कभी ज्यादा कभी कम ज्यादा आता है, जिसकी वजह से स्टार भी हमें कभी ब्राइटर कभी फेंट, कभी ब्राइटर कभी फेंट दिखते हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बताइए रवि जी, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। सर बचपन से सपना था कि चमकते हुए तारे के बारे में पढ़ें, और आज हम जब पढ़ रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। बोले तो हम भी तो रोटेट करते हैं, हम थोड़ी रुके रहते हैं वहां पे। नहीं, आप बात को इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा चलिए चलिए। ज्यादा हमारे आंखों में तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से स्टार भी कभी कम ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ज्यादा दिखाई देते हैं, ब्राइटनेस। हाँ तो ऐसे ही हो जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अरे उसी को बोलते हैं, कभी कम ज्यादा दिखाई देना ही ट्विंकलिंग कहलाता है। ट्विंकलिंग का क्या मतलब है कि कभी स्टार जो है ब्राइटर दिखेगा, कभी फेंट दिखेगा, फेंट मतलब मध्यम होता है। अरे भाई कभी ब्राइटर दिखेगा, कभी क्यों? क्योंकि जो आंख में हमारे लाइट आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर ज्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा या कम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन की वजह से भी हमारे आंख में लाइट कभी ज्यादा कभी कम आएंगे, जिसकी वजह से स्टार भी हमें कभी ब्राइटर कभी फेंटर, कभी ब्राइटर और फेंटर। इसी को क्या बोलते हैं? बात बता रहा हूँ ना, खत्म हो जाओ, बताओ 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 आ आ बस बात बताओ ना, आ तो बताओ ना, खड़ा हो जाओ, चलो बताओ, बैठ जाओ। सूरज हमें स्क्वीज्ड क्यों दिखाई देता है? मतलब थोड़ा सा चपटा या थोड़ा सा ओवल शेप, ऐसा क्यों? जिसके वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, बताओ कि स्टार अपने पोजीशन पे नहीं दिखाई देते हैं, तो जहां वो दिखाई देते हैं वो उनका पोजीशन नहीं है, वो उनका अपेरेंट पोजीशन है। ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेन करो। अच्छा, थोड़ा सा हायर दिखेगा या लोअर दिखेगा? हायर पोजीशन पे दिखता है, और जो उसका पोजीशन होता है वो उसको क्या बोलते हैं? अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट मतलब गलत, झूठा। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बताइए। पहले तो ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना का मतलब? अब इसको एक्सप्लेन करिए। अच्छा ठीक है, चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो, एक कंसेप्ट और है, छोटा सा कंसेप्ट है। आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो समझा दिया गया है, लेकिन ये कम ज्यादा लाइट आने का कारण क्या है वो समझना। जैसे मान लो कि ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ध्यान से सुनना। जब ये हमारे आंखों में लाइट आता है,
तो इसका पोजीशन थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर बनता है, स्लाइटली ऊपर बनता है। अरे पोजीशन में बदलाव होता है, ध्यान से सुनना। और अगर थोड़ा कहीं ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ ड्यू टू द चेंजिंग डेंसिटी तो थोड़ा और ऊपर बनेगा। बोलो हाँ यार। जिसके वजह से अच्छा यहां से जो लाइट आएगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा एज ऊपर वाले का। ऊपर वाला जो लाइट आ रहा है, ऊपर वाले पोजीशन से जो लाइट आ रहा है वो थोड़ा कम आएगा, और यहां वाले से जो लाइट आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आएगा तो ज्यादा चटकार दिखेगा, कम आएगा तो कम चटकार दिखेगा। अरे इसीलिए तो हम कहते हैं कि तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। बोल दो, इतना बात क्लियर है। अब देख लेना तुम्हारे बुक में किस तरीके का क्या दिया हुआ है। बात तो यही है, दोनों आपको दोनों तरीका समझाया गया, जो आपको समझ में आया वो रख लेना, दोनों ही सही है। बोल दो कोई दिक्कत है तो। अब क्वेश्चन ये है कि वाई प्लैनेट आर नॉट ट्विंकलिंग। तो वाई प्लैनेट नॉट ट्विंकल एट नाइट। माने रात में प्लेनेट आपको दिखाई, माने ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते हैं। या आप प्लेनेट ही ले लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, चंद्रमा ही ले लीजिए। चंद्रमा भी तो रात में आपको दिखाई देता है, तो वो ट्विंकल करता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है। कई सारे ऐसे प्लेनेट होते हैं जो रात में यानी कि शाम में या फिर सुबह में आपको दिखाई देते हैं प्लेनेट, तो वो ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो कारण ये है, ध्यान से सुनना। पहला कारण ये है कि ये हमारे अर्थ से ये प्लेनेट एज कंपेयर टू सन थोड़ा नजदीक है। अरे बात समझ में क्या है बेटा, सन नहीं, स्टार के कंपेरेटिवली स्टार बहुत दूर है और प्लेनेट काफी पास है। तो उनसे जो लाइट आ रहा है वो तो ऑलरेडी कम आ रहा है, इसीलिए तो उसको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहा गया है। लेकिन इससे जो लाइट आ रहा है ना, इसको एक ना समझ करके इसको समझो कि ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, और नजदीक भी है और बहुत सारा लाइट भी आ रहा है। वो दूर भी है, कम लाइट आ रहा है, तो उनमें थोड़ा सा भी अगर कम ज्यादा लाइट हुआ तो उसके पोजीशन में बदलाव होगा, जिसकी वजह से कम ज्यादा हमारे आंख में लाइट आएगा और वो ब्राइटर और फेंटर दिखेंगे। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये लाइट आया हमारे आंखों तक और इसका पोजीशन यहां चेंज हो गया, तो बाकी जो आ रहे हैं वो तो तबाही रहेगी। अरे इन्हीं का ना एक इस वाले लाइट, अब समझ लो कि ये यहां से जो लाइट आ रहा है ये वाला, इसको प्लेनेट ना समझ करके इसको कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट समझ लो। क्या समझ लो, नजदीक भी है और बहुत सारे लाइट का सोर्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो जो लाइट यहां आएगा, यहां से आएगा और इसमें डेविएशन होगा, बाकी सब इसको क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। नलीफाई का मतलब होता है कि उसके इफेक्ट को जीरो कर देंगे, कम कर देंगे, जिसके वजह से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए ये ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट डेविएट होकर के हमारे आंख तक आ रहा है, जो लाइट डेविएट होकर के हमारे आंख तक आ रहा है, उसके डेविएशन में जितना अंतर नहीं है, बाकी सारे लाइट के पॉइंट सोर्स, बाकी सारे पॉइंट सोर्स जो है ना, वो उनको क्या कर दे रहे हैं, नलीफाई कर दे रहे हैं, माने कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। इसी के वजह से इनके पोजीशन में चेंज या फिर इनके कम ज्यादा आने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसीलिए हमको ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देते। एक बार फिर से हमने क्या बोला, हम कह रहे हैं कि स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनसे जो लाइट आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कभी कम कभी ज्यादा आ रहा है। क्योंकि पॉइंट सोर्स है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उससे मान लो एक ही रे आ रहा है, एक, वैसे तो आते हजारों है लेकिन एक ही रे आ रहा है, या बहुत कम रेज आ रहा है हमारे आंखों तक, उसी में कभी ज्यादा आ गया तो ज्यादा चटकार दिखेगा, कभी कम आ गया तो कम चटकार दिखेगा। ये प्लेनेट जो है ना वो काफी नजदीक है और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है। अगर इसमें से एगो रेज
कम आएगा, एक पॉइंट से अगर कम लाइट आएगा तो बाकी सबसे तो आ ही रहा है ना, तो इनके डेविएशन को माने इन ये जो लाइट आ रहा है इनके पोजीशन में बदलाव होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबका तो सीधे सीधे आ रहा है, इसीलिए हमको दिखाई ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बताओ पहले इतना बात क्लियर है तो बताइए कि प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास है और वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर एक पॉइंट से कम या ज्यादा हो रहा है तो बाकी सब उसको क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कम ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता चल रहा है, एंड दैट इज व्हाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये रहा आज। देखो कल भी क्लास रहेगा क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, स्कैटरिंग बच गया है और टाइम भी हम लोगों के पास खत्म हो गया है। तो आपका जब चैप्टर खत्म होगा एक दिन का ब्रेक हम देंगे, घबराओ मत, अरे बस समझ में, फिर उसके अगले दिन टेस्ट होगा और इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा बाबू हम कह रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री का चैप्टर है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो चलिए ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू, इसको रोक दो, क्वेश्चन लिख लीजिए, स्लाइड कर दो।